एक दोपहर को कलावती अपने बगीचे में आम के पेड़ों को पानी दे रही होती है कि तभी उसका बेटा ललित उसके पास आता है और कहता है, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आपके बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब तेरे लिए बस एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूं और तेरी शादी कर दूं और मेरा जीवन सफल हो जाए। यह सोचकर कलावती ललित के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। एक दिन एक जानकार नैना नाम की लड़की की तस्वीर लेकर आता है और उस लड़की से कलावती अपने बेटे ललित की शादी करवा देती है और अपनी बहू को सारी जिम्मेदारियां सौंप देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ललित अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। उस दिन रास्ते में ही एक बहुत बड़े ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वह ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कलावती को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, तूने यह क्या कर दिया? एक ही तो बेटा था मेरा, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। नैना जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर कलावती उससे कहती है, बहू संभालो अपने आप को, अभी तेरे आगे तेरा बेटा विशाल है, तुझे उसकी जिंदगी बनानी है। तभी वहाँ वकील पहुँच जाता है और कलावती से कहता है, कलावती जी, मुझे आपको यह एक जरूरी बात बतानी कि आपके बेटे ने जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। ये सब सुन कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरह नैना को गुस्सा आता है। ललित जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं थी? उन्होंने सारी जायदाद इस बुढ़िया के नाम क्यों? कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारी जायदाद इस बुढ़िया को हड़पने नहीं दूंगी। और फिर उस दिन के बाद से नैना कलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। कभी घर के सारे काम उससे करवाती तो कभी उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और कलावती को रात के समय बेहोशी की दवा खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया। जिसके बाद उसने अगले दिन सुबह कलावती से कहा, ए बुढ़िया, अब यह प्रॉपर्टी मेरी है और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती, समझी जा। अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफा हो जा। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना कर। मैं इस घर में एक कोने में रह लूंगी। अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ भटकूंगी, ये तो देख। बुढ़िया, मेरे पास तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे रहना ही है तो तुझे बगीचे के एक कोने में रहना होगा। कलावती उस बगीचे में झोपड़ी डालकर रहने लगती है। कलावती के पास कुछ भी नहीं था और अब वो झोपड़ी में ही पड़ी रहती थी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से कलावती ने आम बेचने शुरू कर दिए। कई दिनों तक उसे बाहर जाकर कर अपना गुजारा करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होने लगी, कलावती ने आम की एक दुकान शुरू कर दी। आम ले लो ताजा ताजा, आम ले लो, रसीले आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। अम्मा 1 किलो आम तो देना। कलावती आम उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वो आदमी उसे आम के बदले अच्छे खासे पैसे दे देता है। ऐसे ही दिन भर वह कई सारे आम बेचती है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब तो मैंने पैसे कमा लिए, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। यह सोचकर वह शाम होते होते वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है और खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक लगातार मेहनत और आम की खेती से उन आम की एक बड़ी दुकान खोल लेती है। कलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। अब कलावती एक आम की बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। वहीं कुछ साल बाद वह बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन नैना का बेटा विशाल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। जिसके बाद नैना के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसने कलावती के साथ किया था। एक दिन विशाल और उसकी पत्नी नैना को जायदाद से अलग कर देते हैं और उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपना पेट काटकर तुम्हें पाला है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे सासू माँ, आप यह कैसे भूल सकती हो कि अब आपका बेटा नहीं मेरा पति है। अब वह सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। विशाल नैना को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी नैना दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन नैना भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर मंदिर की तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोरों से भूख लगी है,
कुछ खाने को मिल जाए। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। यह सोचकर नैना किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है जहां लाइन लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है जो खाना बांट रही थी। अरे, ये तो मेरी सास कलावती है। मैंने इनका कितना अपमान किया था और वह सब मेरे साथ हुआ। अब मैं उनके सामने कैसे आऊंगी? ऊपर से भूख भी बहुत जोरों लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। नैना लाइन में लगी जाती है। जैसे उसका नंबर आता है, कलावती की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नैना से कहती है, अरे बहू रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? नैना फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो कलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। मुझे मेरे पिताजी ने बचपन में कहा था कि जैसे तुम कर्म करते हो वैसे ही भुगतते हो। आज वही सब मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ किया। कर्मा ऑलवेज पनिश माँ जी, कर्मा ऑलवेज पनिश। राइट बहू रानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। कलावती नैना को अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद कलावती और नैना दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।